किया। लेबर डे पे गवर्नमेंट हॉलीडे कर देना ये बड़ी बात नहीं होती है, बल्कि लेबर्स के लिए कुछ करना बड़ी बात होती है। तो लेबर्स के लिए सरकार ने क्या किया, हम वो देखने की कोशिश करेंगे। और फार्मर्स के लिए क्या किया है, महिलाओं के लिए क्या किया, स्टूडेंट्स के लिए क्या किया। तो चलिए बात को शुरू करते हैं। एक दिन में 154 सुसाइड हो रही है। 154 फार्मर और मजदूर जो है वो 154 डेली बेसिस पे सुसाइड हो रही है। ये रेशो है और ये जो एवरेज आया है मौतों का, ये मैं नहीं बल्कि एनसीआरबी की रिपोर्ट है। तो इन मज़दूरों को सुसाइड करने का शौक़ है, इसलिए सुसाइड करते हैं। आप समझदार हो, आप समझ सकते हो कि मज़दूर सुसाइड क्यों कर रहे हैं, फार्मर सुसाइड क्यों कर रहे हैं। हर घंटे में 19 फार्मर सुसाइड करते हैं इंडिया के अंदर। हर 1 घंटे के अंदर 19 सुसाइड हो रहे हैं। ये अमर उजाला की रिपोर्ट है। इसके बाद हम थोड़ा सी आगे बढ़ेंगे। 19 फरवरी 2024 को किसान कानून आता है एमएसपी का, और किसान चाहते हैं कि एमएसपी लाया जाए। तो एमएसपी को लेकर हरियाणा से एमएसपी की डिमांड को लेकर हरियाणा से किसान निकलता है दिल्ली की तरफ अपनी बात को पहुंचाने के लिए। लेकिन फार्मर्स को, किसानों को हरियाणा के बॉर्डर पर रोक दिया जाता है, इनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता। ये किस तरह का तानाशाही कानून है कि फार्मर्स अपनी बात रखना चाहते हैं और सरकार के पास अपनी बात को रखना चाहते हैं, लेकिन उनको हरियाणा से बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है और उनको हरियाणा बॉर्डर पर ही रोक दिया गया। प्रोटेस्ट 11वें दिन में दाखिल होता है और 11वें दिन तक के 6 मौत हो चुकी रहती है, लेकिन सरकार की कान पर जू तक नहीं रही थी। एक 6 मौतें हो चुकी, जिसमें से 3 पुलिस वाले थे। तो ये पूरी तरह से तानाशाही है, यानी कि हम जो कानून बना देंगे वो फुल एंड फाइनल होगा, आप अपनी तरफ से कोई बात नहीं रख सकोगे। इसी को बोलते हैं तानाशाही। आज तक ने अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया है कि 93,434 रेप हुए लास्ट 3 ईयर के अंदर। तो फिर सरकार ने महिलाओं के लिए क्या किया। उसके बाद 2016 में सबसे ज़्यादा रेप होते हैं 38,945, ये सबसे ज़्यादा रेप होते हैं। और उसके बाद 2017 में 33,000 और उसके बाद में 2018, 2019 ऐसा करते 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 2020 में, जबकि कोविड चल रहा था, इस कोविड के दौरान भी 28,046 रेप केसेस दर्ज किए गए। तो फिर सरकार ने किया क्या है महिलाओं के लिए, किस बेसिस पे आप वोट मांगना चाहते हो। विधायक सुरेंद्र सिंह ने इनके जहरीले भाषण की वजह से, इनके जो एमपीज और विधायक है ये जहरीले भाषण करते, इनके जहरीले भाषण की वजह से हिंदुस्तान के अंदर उत्तर प्रदेश, हरियाणा और झारखंड के अंदर 5 सालों के अंदर 48 मौतें हुई है। ये मैं नहीं, ये आज तक वाले की रिपोर्ट है। और एनसीबीआर की रिपोर्ट। मेरे भाइयों, मोदी के चरित्र बनाम बेईमानों के बीच में होना है, चरित्रवान बनाम चोरों के बीच में होना है, इस्लाम बनाम भगवान के बीच में होना है, और इटली बनाम भारत के बीच में होना है। मैं मांग रहा हूँ 10 साल के अंदर सरकार ने क्या किया है सिवाय नफरत के, नफरत फैलाने के सिवा क्या किया है गवर्नमेंट ने। फार्मर्स को सड़कों पर ला दिया। आरटीई के अंदर सरकार ने बदलाव किया। आरटीई आया था 2009 के अंदर, उसके अंदर सरकार ने बदलाव किया। आरटीई के अंदर था क्या 5 किलोमीटर की रेंज में कोई बच्चा अगर से एडमिशन लेना चाहे तो प्राइवेट स्कूल में एडमिशन ले सकता था। 25% कोटा उसमें रखा हुआ था। अभी मोदी सरकार ने 2024 में मार्च के महीने में रिसेंटली उसके अंदर अपडेशन किया, उस 5 किलोमीटर के दायरे को 1 किलोमीटर कर दिया। कई बच्चे एडमिशन लेने से रुक गए। तो ये किया है। एनआरसी और सीए में सरकार जब एनआरसी और सीए का कानून लाया गवर्नमेंट ने, तो पूरे देश के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे थे, हर जाति धर्म के लोग इसके ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन एक उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश था जहां पर प्रोटेस्ट करने पर दफ़ा 244 लागू की गई थी और प्रोटेस्ट करने वाले पर लाठी चलाई गई, गोलियां चलाई गई। 23 मौतें हुई थी, 23 मौतें। 23 में से 21 मौत गोलियां से हुई थी। जो पुलिस की लाठी और गोली से मरे थे उनकी तादाद 21 थी, 21। और 2 लोगों की मौत भगदड़ में हुई थी जो पुलिस ने लाठी चार्ज की थी। तो ये सरकार यानी कि जो कानून बना देंगी वो कानून फुल एंड फाइनल है। हम अपनी बात भी नहीं रख सकते, अपनी बात भी ना रख सको, इसी को कहा जाता है तानाशाही कानून। दफ़ा 244 लगाई जाती है, 23 लोगों की मौत होती है, 927 लोगों की गिरफ्तारी होती है, 55,645 लोगों पर केस रजिस्टर्ड करती है सरकार एनआरसी के प्रोटेस्ट को लेकर। यानी कि हमें अपनी बात रखने का भी हक हासिल नहीं है। तो ये देश धीरे 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 तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है और इस वक्त ये तुम्हारी और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस देश को
तानाशाही से रोकने के लिए आगे आए। इनके एमपीज और विधायक, इनके एमएलएस तो बात करने लगे क्या कि संविधान को बदल देंगे। राज्यसभा में हमारे पास 2/3 बहुमत नहीं है, अल्प बहुमत है। राज्य सरकारों में भी हमारे पास वांछित बहुमत नहीं है। संविधान में हमें बदलाव करना है। संकल्प लेते हैं अपने अंतिम प्राण के क्षण तक इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए लड़ेंगे, मरेंगे, जरूरत पड़ी तो हारेंगे, किसी भी बलिदान के लिए, किसी भी कीमत पर एक क्षण भी पीछे नहीं हटेंगे। है कि क्या भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना देखना भारत के संविधान में दिखाए गए सपनों से अलग सपना नहीं है, उसके खिलाफ सपना नहीं है। जब लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की शपथ लेते हैं तो क्या उस शपथ में स्वाभाविक रूप से संविधान को बदलने की बात शामिल नहीं है? और जब संविधान खतरे में हो दोस्तों तो हमें सामने आना होगा। मैंने अपना फर्ज अदा किया। कल आने वाली नस्लें अगर पूछेंगी कि जब कानून बदला जा रहा था, जब डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान के अंदर छेड़छाड़ की जा रही थी, तो उस वक्त तुम क्या कर रहे थे, मैं जवाब दे सकूंगा। इन अंग्रेज़ों के दल्लों का मुकाबला कर रहा था और अपनी बात को बड़ी ताकत के साथ, जिस तरह से मेरे हीरो शहीद भगत सिंह ने बात रखी थी, मैंने भी अपनी बात रखी है। मेरी आवाज़ कहाँ तक के पहुँचेगी मैं इस बात को तो नहीं जानता, लेकिन इस बात को मैं ज़रूर जानता हूँ कि मैं संविधान वर्सेस तानाशाही की जंग में मैं संविधान के साथ खड़ा था और मैंने अपनी बात आप तक के पहुँचा दी। अब ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप घरों से निकले और जिस अंदाज में लोगों तक के बात पहुँचा सकते हो, या तो वीडियो बना के, या तो कॉर्नर मीटिंग्स करके, या आसपास के लोगों को समझा कर बताएं कि ये संविधान वर्सेस तानाशाही की जंग है और इसमें वोट सही जगह करना है और हो सके तो आज़ाद उम्मीदवार से बिल्कुल बचना है। मैं मानता हूँ बहुत सारे आज़ाद उम्मीदवार अच्छे चेहरे भी होंगे जो अच्छा काम भी कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त उनको बिल्कुल नज़रअंदाज करना ही बेहतर होगा। थैंक यू दोस्तों, बाय।